हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफी के बुक के साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। कर आप वैकल्पिक संचार साधन हम लोग और देख सकते हैं। संचार साधन के हम लोग चैप्टर 6 के खंड 5 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कल पढ़ चुके हैं संचारण किस प्रकार से हमको आपदा में आकस्मिक आपदा में मदद करता है, और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे रेडियो संचार के बारे में, किस तरीक़ा से रेडियो संचार जब सारा संचार बंद हो जाता है तो रेडियो संचार किस तरीक़ा से कार्य करता है। करा रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। रेडियो तरंग कैनोमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। कौन देने योग्य बात, तो सर ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन आपसे पूछेगा रेडियो तरंग कैसे तरंग होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होते हैं, जिसे एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। यही कारण है कि एंटीना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको प्रेषित किया जा सकता है। अगर आप रेडियो यूज किए होंगे तो देखते होंगे रेडियो बाजा जो होता होगा, एगो लंबा जैसा इस तरह का छड़ निकला रहता होगा लोहा का, जिसे क्या कहता है वो एंटीना का काम करता होगा। उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को आकर्षित किया जाता है। रेडियो तरंग निम्न, उच्च और अत्यंत अधिक उच्च फ्रीक्वेंसी, लो, हाई एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। रेडियो तरंग क्या होता है, जो लो का होता है और हाई का भी। लो एक्सट्रीमली होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला भी होता है। रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी, जिसको रेडियो 3.8 FM सुन रहे हैं, इस तरीके से उसे कहता है कि रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खास संकेत प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर हम खास संकेत को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे लंबी दूरी से संपन्न आधे साधने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी की तरंग तथा बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाली तरंग का उपयोग करते हैं। अगर ज़्यादा दूरी तक रेडियो को तरंग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को ले जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसको ले जाने के लिए उच्च फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे। उच्च फ्रीक्वेंसी में अधिक फ्रीक्वेंसी का, जैसे 5 से 50 किलोमीटर के लिए किया जाता है। उच्च फ्रीक्वेंसी का उपयोग कहाँ किया जाता है, 5 से लेकर 50 किलोमीटर के लिए किया जाता है। अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी के बैंडों का प्रयोग हाथ वाला वायरस कहा जाता है। इसी को अत्यंत उच्च फ्रीक्वेंसी वाले को बैंड को क्या कहा जाता है, हाथ वाला फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हाथ पर रख के भी आप क्या कर सकते हैं, इसे फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करवा सकते हैं, हाथ पर एंटीना रख कर भी। वॉकी टॉकी जैसे बिना तार के यंत्रों का प्रयोग ऐसे समय में महत्वपूर्ण है। वॉकी टॉकी का प्रयोग किया जाता है तो यही फ्रीक्वेंसी द्वारा किया जाता है। देखते होंगे आप मूवी देखे होंगे, बॉर्डर मूवी देखे होंगे, जिसमें युद्ध होते रहता है। तो देखते वो एंटीना जैसा एगो बड़ा सा अटैची जैसा ले रहेगा और उसी से कहेगा हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 1 2 3 चार्ली 1 2 3 चार्ली रिपोर्ट करो। क्या कहता है फ्रीक्वेंसी, बोल सर कहीं रेडियो का यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा, इस तरीक़ा से किया जाता है। तो वॉकी टॉकी का इस तरीक़ा से प्रयोग करने में किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को दूर भेजता है और वहाँ से आवाज़ वहाँ से तक सुन लिया जाता है। उसमें एम चेयर अथवा हेम रेडियो। एम चेयर क्या है, हेम रेडियो क्या है? एमेच्योर अथवा हेम रेडियो, इसी को हेम रेडियो कहते हैं या एमेच्योर कहा जाता है। तो देखते हैं करा एमेच्योर रेडियो को हेम रेडियो भी कहा जाता है। इसके लिए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में रेडियो में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी की तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो वास्तव में कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। तरंग का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार होती है, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय से अधिक बेतार परियोजना एवं संबद्ध स्कंद द्वारा किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए किया जाता है। इसका जो होता है, जिसका नियंत्रण जो होता है, दुनिया का बोल सर नियंत्रण करने का क्या जरूरत है, अगर नियंत्रण नहीं करेगा तो आतंकवादी इससे बात कर लेगा, किसी दूसरे देश से बात कर लेगा, जिससे किसी अपने देश को नुकसान हो सकता है। इसलिए इसका संचार का जो नियंत्रण होता है जो भारत सरकार के पास होता है। और कौन मंत्रालय के पास होता है, अधिक संचार मंत्रालय के पास होता है। निर्धारित नियमों के अनुसार इन
फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत परियोजना के लिए किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसका जो होता है निर्धारण के लिए जिसका इन नियमों का अनुसार सिर्फ इसका प्रयोग हो क्या करते किया गया, शिक्षा एवं व्यक्तिगत परियोजना के लिए किया जाता है। क्या किसके परियोजना के लिए किया जाता है? इसके व्यक्तिगत परियोजना के लिए किया जाता है। अगला देखा जाए एमेच्योर शब्द का अर्थ। बोल सर एमेच्योर शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन्स एमेच्योर वर्ड्स? गैर वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए रेडियो संचार का प्रयोग करना। अगर देखा जाए तो गैर वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए कौन संचार, गैर संचार, रेडियो का संचार का प्रयोग करना। इसके संचार के लिए सीमित ऊर्जा का आवश्यक होता है। इसके संचार के लिए कौन ऊर्जा, सीमित ऊर्जा का कौन चारण होता है, संचारण होता है, जिसकी पूर्ति जनरेटर या बैटरियों से आसानी से किया जा सकता है। जिसकी आपूर्ति क्या किया जा सकता है? जनरेटर या बैटरियों से आसान रूप से किया जा सकता है। इसका जो संचार होता है, जो विद्युत की आवश्यकता होगा, बैटरी के भी द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और किसके द्वारा किया जा सकता है, और जनरेटर के द्वारा भी कर सकते हैं। इसका यानी कि कहने का मतलब इसके संचार के लिए इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, कम इलेक्ट्रिसिटी में ही इसका संचार का प्रसार किया जा सकता है। हमारे देश में लगभग 15,000 लाइसेंस होल्डर एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर है। अगर देखा जाए तो हमारे देश में कितने हज़ार, 15,000 लाइसेंस होल्डर हैं जो क्या लिए, लाइसेंस लिए हुए हैं कि हम इस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। ये कौन मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है? संचार मंत्रालय के द्वारा लिया जाता है। भारत में इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए तो कौन रात भारत में इसका कौची प्रयोग क्या किया जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कहा जाता है कि भारत में संचार प्रणाली एवं सृजनशील हॉबी रूप में विकसित हो रहा है। देखा जाए कहा जाए तो जो धीरे धीरे क्या है, हॉबी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। संचार प्रणाली को सृजनात्मक रूप से और हॉबी के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन और इसरो जिसको कहते हैं द्वारा हैम के लिए एक सूक्ष्म तरंग वाले सैटेलाइट का निर्माण किया है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो है हमारे जो है विकसित इसरो जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो संगठन है जो इसरो है, जिसके द्वारा हैम का एक सूक्ष्म यानी कि छोटे तरंग वाले सैटेलाइट का प्रयोग बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा क्या चीज़ रेडियो एक्टिविटी या कह सकते हैं रेडियो का प्रसार या फ्रीक्वेंसी का तरंग, कम फ्रीक्वेंसी वाले तरंग को प्रसारित किया जाएगा। हैम ऑपरेटर का सुनामी के समय योगदान। किस तरीक़ा से हैम ऑपरेटर जो होता है सुनामी के समय किस तरीक़ा से यह योगदान देता है, किस तरीक़ा से इसका लाभ होता है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। नई दिल्ली के उत्साहित एमेच्योर रेडियो प्रेमी ने वहाँ सफलता प्राप्त की जहाँ अधिकांश सरकारी एजेंसियां विफल रही। देखा जाए तो नई दिल्ली के उत्साहित एमेच्योर रेडियो ने ऐसा प्रेमी ने सफलता प्राप्त करी, ऐसा सफलता प्राप्त कर लिया जो सरकारी एजेंसी भी उसमें विफल रहे। लाइसेंस प्राप्त हैम ऑपरेटर संदीप बरुआ, इसका क्या नाम था देख रहे होंगे, जो हैंड द्वारा अपने द्वारा संचालित करते हैं, इसका नाम था संदीप बरुआ, जो दिन में किसी सरकारी संस्था में काम करते थे। दिन में किसके सरकारी संस्था में काम करते थे और रात के समय घर पर अपना शौक पूरा करते थे। रात के समय घर पर अपना क्या चीज़ करते थे, शौक पूरा करते थे। बोल क्या चीज़ का शौक था, जो चलते हैं, और रात के समय अपने घर पर शौक पूरा करते थे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में संपर्क कायम करने में सफल हुए। आई जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो उसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ जो अपने जो संचार हैम ऑपरेटर के द्वारा सुनामी वहाँ आया था, तो वहाँ पर संचार को पहुंचाने में या कह सकते हैं संचार करने में ये मदद की, इनको उपलब्धि हासिल हुआ था, सफल हुए। और उन्होंने द्वीप समूह में फंसे लोगों को मुख्य भूमि पर में उनकी परिवारों के साथ संदेश का आदान प्रदान करने में मदद किया। इन्होंने क्या किया, जो मुख्य भूमि पर थे जो सुनामी में अटके हुए थे रेडियो एक्टिविटी लेके, उसको क्या किए, बताने में मदद किए कि वो अच्छी तरीक़ा से उनसे बात कर सकते हो, अच्छी तरीक़ा से उनको कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ नहीं है। जो उसकी सरकारी संस्थाएं भी इसमें विफल रहे थे, लेकिन यही जो ऑपरेटर संदीप बरुआ जो थे ये क्या थे, स्थापित रहे, ये अपना सफल रह पाएँ वहाँ सुनामी आने में, जो संचार व्यवस्था था उसको सुदृढ़ करने में। बहुत सारी किस तरीक़ा से रहा, जो इसके बारे में हमको थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए, हम लीजिए समझिए।
यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं संदीप बरुआ। कौन बरुआ? संदीप बरुआ। यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पानी में, यहाँ पोर्ट ब्लेयर है, पानी में डूब गया, सुनामी आया तो डूब गया, तो जहाज़ पर कुछ लोग बच गए होंगे। तो यहाँ तो संपर्क हो नहीं रहा था, क्योंकि सुनामी आ जाता है तो संचार व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठप पड़ जाता है, तो सरकार भी इससे कनेक्ट नहीं कर पाए थे। तो संदीप बरुआ जो थे सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी दिन में सरकारी में काम करते थे, और इनको रेडियो, हैम रेडियो में लाइसेंस लिए होते, और इनको शौक था उससे बात करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए। तो ये क्या करते थे, बैठ के रात को फ्रीक्वेंसी जान रहे थे। तो यहाँ के जो मछुआरे थे, जो रेडियो इनको नाव पर था, इन रेडियो से जब ये हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग 1 2 3 कर रहे होंगे, तो ये इनका जो रेडियो का जो एक्टिव फ्रीक्वेंसी था, ये पकड़ के इनके आवाज़ों को सुनकर यहाँ के लोगों को क्या किए, यहाँ के सरकारी संस्थाओं को फ़ोन करके बताएं कि यहाँ के लोगों से हमें संपर्क हो चुका है, हम इनसे बात कर सकते हैं। तो इनसे बताया गया, इनके फैमिली को सरकार के द्वारा इनके फैमिली से बात करवाया जाए, परिवारिक जनों से बात कराया गया कि आपके जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो समुद्र में अच्छी तरीके से सुरक्षित है। तो कहा जा सकता है कि संदीप बरुआ जो थे, इस तरीके से अपना होम ऑपरेटर में एक सफलता प्राप्त करें, या कह सकते हैं सफल हुए, क्योंकि यहाँ पर सरकारी एजेंसियाँ भी इस तरीक़ा से काज यानी कि इन लोगों से संपर्क प्राप्त नहीं कर पाए थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पब्लिशिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एमच्योर अथवा हैम रेडियो ने बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों के अवरुद्ध होने पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया। अगर देखा जाए तो एमच्योर अथवा हैम रेडियो ने बड़े प्राकृतिक आपदाओं में अन्य संचार साधनों को अवरुद्ध हुआ को जी, वो प्राकृतिक आपदा जब आया था तो बहुत सारे संचार व्यवस्था ठप पड़ गए थे, यानी कि वो संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ जो है, जो इस अवरुद्ध को सफलतापूर्वक यह कार्य कर चुके इनके द्वारा, एमच्योर के यानी हैम रेडियो के मदद से। इस प्रकार इसे वैकल्पिक संचार माध्यम से सबसे अधिक प्रभावशाली अनुभव किया गया है। यही कारण है कि जब सुनामी आता है, बाढ़ आता है, तो इसको वैकल्पिक रूप से, यानी कि अगर वो विकल्प नहीं रहेगा उससे, तो जिससे संपर्क हो रहा तो हो रहा है, अगर नहीं हो पाया तो विकल्प के रूप में, दूसरा विकल्प के रूप में इसे एमच्योर अथवा हैंड रेडियो का उपयोग किया जाएगा। 1999 में उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात। 1999 में कहाँ आया? उड़ीसा में आया। कौन चक्रवात? भीषण चक्रवात, बहुत बड़ा चक्रवात है जिसको सुपर साइक्लोन कहा गया। और 2001 में गुजरात में भूकंप के दौरान एमच्योर यानी कि हैंड रेडियो के द्वारा से स्वयं सेविकाओं ने प्रशासनिक सेवा के प्रदान किया, जो खुद लिए हुए थे सरकार से, जो 15,000 जो एमच्योर पर लाइसेंसी लिए हुए, उन्होंने सरकार की मदद की इस सुनामी में। जब सभी के पास कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, संचार के माध्यम से बातचीत वार्तालाप या कह सकते हैं बातचीत नहीं हो पा रहा था, उस वार्तालाप और बातचीत को सुचारू रूप से संचारित करने में समर्थ हुए। अगला हम उपग्रह संचार। हम लोग पढ़ लिए संचार, टेलीफोन संचार पढ़ लिए, टेलीविज़न संचार पढ़ लिए, उसी प्रकार से हम लोग पढ़ लिए रेडियो संचार पढ़ लिए। अब उपग्रह संचार, सैटेलाइट संचार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस तरीके से सैटेलाइट जब कोई भी काम नहीं करेगा, जब नीचे वाला टीवी भी नहीं काम कर रहा है, रेडियो मोबाइल भी नहीं काम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं काम कर रहा है, रेडियो नहीं काम कर रहा, तो सीधे डायरेक्ट बात होगा, सैटेलाइट टू सैटेलाइट होगा। सैटेलाइट फोन एक अलग फोन होते हैं। अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं। अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में बहुत प्रकार के उपग्रह को छोड़ा गया है, जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया गया है, जिन्हें बहुत सारे उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया गया। इनमें संचार उपग्रह है। इनमें कौन उपग्रह? संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह प्रमुख हैं। इनमें से संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह प्रमुख है, यानी कि कह सकते हैं मुख्य रूप से ये उपग्रह है। भारत में दूरदर्शन, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधित चेतावनी देने के लिए इंडिया नेशनल सैटेलाइट, जिसको इन सेट कहते हैं, इनसे इंडिया नेशनल सैटेलाइट, और संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS शामिल है। कहा गया कि जो अगर स्थापित किया, इस बहुत प्रकार के सैटेलाइट को स्थापित किया गया है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य संचार उपग्रह है। इसका उद्देश्य ही है कि संचार को क्या करना? प्रस्तावित करना, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक संचार को भेजना।
इसमें बहुत सारे संसाधनों की खोज भी हुई, बहुत सारे तरह तरह के संसाधन भी उपलब्ध आए और तरह तरह के प्रकार के संसाधनों का उपयोग भी किया जाने लगा। कितने प्रकार के सैटेलाइट छोड़े गए थे? 2 सैटेलाइट। पहला ई सेट, इसको इंडियन नेशनल सैटेलाइट कहा जाता है, और इसको एक वो है IRS। आई से होता है इंडियन, आर से होता है कौची रिमोट सेटिंग, और एस से होता है सैटेलाइट। ये 2 प्रकार के सैटेलाइट सम्मिलित या कह सकते हैं सम्मिलित किया गया है इनमें। संचार उपग्रह, अंतरिक्ष में उपस्थित रेडियो। कौन उपग्रह? संचार उपग्रह। कौन रिच? अंतरिक्ष में। कौन पित? स्थापित। कौंडियो रेडियो रिले स्टेशन। कॉम सेट्स, सेट कॉमस, सेट फोन ही हैं। देखा जाए तो संचार उपग्रह से स्थापित होने वाले रेडियो के रियल स्टेशन कौन कौन से हैं? कॉमन सेट, सेट कॉमस, सेट फोन। इसमें सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए और सेट फोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि सेटकॉम उपग्रह आधारित संचार के लिए किया जाता है और सेट फोन उपग्रह आधारित किसके लिए किया जाता है? फोन और टर्मिनल के लिए किया जाता है। कौन 4 संचार कौन ग्रह उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मोबाइल और ई कम्युनिकेशन होता है। मेन से देखा जाए तो संचार उपग्रह का मुख्य काम है कि मोबाइल और ई कम्युनिकेशन को बनाए रखना, मोबाइल फ़ोन में टावर और ई कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बनाए रखना। ट्रांसपोर्टर निश्चित एक फ्रीक्वेंसी पर बातचीत को पकड़ता है। ये ट्रांसपोर्टर होता है, वो मोटे जैसा देखते होंगे आप, मूवी में देखते होंगे, काला जैसा मोटे जैसा एक लंबा एक निकला रहता है, ऊपर में मुंडी पहले वाला फोन जैसा मोटा फोन जैसा रहता है। उस फोन को उपयोग किया जाता है। उस फोन का नाम ही है ट्रांसपोंडर, जिसके द्वारा वॉकी टॉकी भी कहते हैं। इसके द्वारा आराम से डायरेक्ट सैटेलाइट टू सैटेलाइट बात किया जाता है। इसे विस्तारित कर अन्य फ्रीक्वेंसी की मदद से पृथ्वी पर वापस भेजता है। इसे विस्तारित करके और बहुत सारी चीज़ों की मदद से पृथ्वी पर वापस वो सैटेलाइट भेजता है और फिर सैटेलाइट से पृथ्वी पर क्या जाता है? ऊपर सैटेलाइट पर जाता है, यानी कि सैटेलाइट से पृथ्वी पर, पृथ्वी से सैटेलाइट पर फ्रीक्वेंसी आता है। एक उपग्रह में हजारों की संख्या में ट्रांसपोर्टर होते हैं। एक उपग्रह में बहुत सारे हजारों की संख्या में ट्रांसपोर्टर हो गए। उसका काम ही है पृथ्वी पर वाला सिग्नल को संग्रहित करना और फिर वहाँ से किसी और जगह पर उस फ्रीक्वेंसी को भेजना। ये ट्रांसपोंडर डाटा, टेलीविज़न इमेज और कुछ ट्रांसमीटरों को प्राप्त करते हैं और इन्हें पुनः प्रशासित करते हैं। यही कारण है कि पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं और फिर पूर्ण रूप से पृथ्वी पर भेज देते हैं। पृथ्वी पर यानी कि एक मान लीजिए जैसे हम अभी बात करना चाहते हैं, दिल्ली से बिहार में बात करना चाहते हैं, तो क्या होगा? सारा सिस्टम फेल बैठा हुआ, तो सैटेलाइट से हम फ़ोन लगाएंगे, सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ करेंगे, तो सैटेलाइट से कहाँ हम फ़ोन लगाएंगे तो जाएगा सैटेलाइट में पहले फ्रीक्वेंसी, फिर सैटेलाइट भेजेगा फ्रीक्वेंसी कहाँ को? दिल्ली को भेजेगा। यानी कि किस तरीक़ा से हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जाएगा सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट से ही हो रहा है तो यहाँ से बात होगा, सैटेलाइट पर जाएगा फ्रीक्वेंसी, और सैटेलाइट में कुछ रहता है, बहुत सारे ट्रांसपोंडर रहते हैं। ट्रांसपोंडर का काम है पहले संग्रहित करना साउंड को, उसके बाद फिर यहाँ दिल्ली तक भेजना या पोर्ट ब्लेयर जहाँ तक रहेगा भेजेगा। तो इस तरीक़े से सैटेलाइट मदद करता है। नीचे वाला कोई भी कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है तब, यानी कि कोई भी संचार व्यवस्था ठप पड़ा हुआ नहीं काम करते रहता, तब इस तरीक़े से कार्य किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रणाली में रेडियो रिले स्टेशन तथा संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है। अगर इस प्रणाली में देखा जाए तो रेडियो रिले स्टेशन और संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होता है और पृथ्वी पर घटने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा से इसे कोई नुकसान नहीं होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर घटने वाली कोई भी घटना से, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में से इसे कोई नुकसान नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए यह विधि आपदा के समय सबसे अधिक विश्वसनीय है। यही कारण है कि यह विधि है जो आपदा समय के लिए बहुत ही विश्वसनीय, कह सकते हैं सबसे अधिक विश्वसनीय कार्य है। यानी कि सभी संचार, कहने के सिंपल शब्द में अगर हम बोले इस पूरा वाक्य को, तो हर एक स्टेशन खत्म हो जाए, हर एक संचार ग्रह खत्म हो जाए, लेकिन सैटेलाइट ग्रह, सैटेलाइट संचार कभी ठप नहीं हो पा सकता। सुनामी आ जाए, पृथ्वी पर भूकंप आ जाए, क्योंकि वो पृथ्वी पर से संचारित होता ही नहीं है, वो सीधे अंतरिक्ष से प्रसारित होता है। इस कारण उसे कभी नहीं ठप किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है सबसे विश्वसनीय, इस पर सबसे विश्वास। अगर ये ठप पड़ जाएगा, ये रुक जाएगा, इससे संचार होना बंद हो जाएगा, तो पृथ्वी पर सभी कम्युनिकेशन या सभी संचार व्यवस्था खत्म हो जाएंगे।
आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाले संचार साधन उपग्रह फोन है। अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है तो उपग्रह फोन से, यानी कि सैटेलाइट फोन से। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटेलाइट फोन से इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरीका से? यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ केरल में है सैटेलाइट, यहाँ पृथ्वी पर तो यहाँ है, नीचे सैटेलाइट उपग्रह गया कहाँ पर? अंतरिक्ष में गया, अंतरिक्ष से फिर यहाँ पर इसको भेज दिया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया, डायरेक्ट संचार व्यवस्था कायम हो गया। इसलिए सबसे विश्वसनीय होता है उपग्रह सैटेलाइट फोन होता है। यह फ़ोन बहुत ही विश्वसनीय साफ आवाज़ में डाटा संचार को सुविधा प्रदान करता है। अब पूर्ण रूप से साफ, ही नहीं कि इसमें इतना दूर से कॉम्बिनेशन होगा सर तो आवाज़ साफ से आएगा कि नहीं आएगा, ये छोटा दूर से रहता है ये तो आवाज़ साफ से नहीं आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पूर्ण रूप से साफ तरीका से डाटा भी जाएगा और कम्युनिकेशन भी हो सकता है, वार्तालाप भी हो सकता है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों, जिलों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदाओं से निपटने के लिए पोर्टेबल उपग्रह फोन से लैस कर रही है। बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर सरकार जानती है कि आपदाएं आती हैं, सुनामी आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, उस स्थान पर सरकार पोर्टेबल उपग्रह को स्थापित कर दिया गया। उसके एरिया के ऊपर, पृथ्वी के एरिया के ऊपर, मान लीजिए पृथ्वी है, ये अंतरिक्ष है, तो मान लीजिए यहाँ भूकंप ज़्यादा आता है तो यहाँ पर इस सैटेलाइट को स्थापित कर दिया गया कि यहाँ पर आराम से संचार हो पाए आपदा के समय में, और उस स्थान पर सैटेलाइट फ़ोन भी पहुँचा दिया जाता है। तो दोस्तों ये था संचार व्यवस्था पार्ट 2 पूर्ण रूप से खत्म हुआ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। ये चैप्टर तो खत्म हुआ, आगे हम लोग आपको देख रहे हैं ये 3 गो प्रश्न है। ये तीनों प्रश्न के आप क्या सकते हैं, आप पढ़ें, समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्टिव का तीनों का आंसर दे सकते हैं। पहला का, दूसरा का और तीसरा, तीनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलें। अगर आप वीडियो आंसर इसका जवाब देते हैं, इस तीनों प्रश्न का आंसर देते हैं तो हम समझेंगे कि जो मैंने पढ़ाया हूँ, आपका जो समझाने का प्रयास किया हूँ वो आपके पास आप समझ में आया और आपके साथ बड़ी अच्छी तरीक़ा से मेरा वाक्य या बात पहुँच पाया, ये शब्द पहुँच पाया कह सकते हैं। तो अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।